नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आपने बहुत सुना होगा, आतंक का कोई चेहरा नहीं होता और कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। यह थ्योरी व्यापक स्तर पर रची गई, लेकिन बीते कुछ महीनों में धर्म पूछकर पहलगांव में हिंदुओं को मारा गया और अब दिल्ली में जो आतंकी अटैक हुआ उसमें सभी आरोपी एक विचारधारा से पोषित या ग्रसित है। कमाल की बात यह है कि ये कोई पाकिस्तान से नहीं आए, बल्कि भारत में ही रहकर भारत को ही लहू से लाल करने वाले दहशतगर्द हैं। लेकिन इनके कनेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। आतंकी मसूद अजहर से जुड़ रहे हैं, उसकी आतंकी बहन से जुड़ रहे हैं। आज हम आपके सामने इस आतंकी अटैक की पूरी साजिश को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह घटना बता रही है कि अब आतंकी वो नहीं बन रहे जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं और जिनका ब्रेन वॉश जन्नत के नाम पर, हुरों के नाम पर किया गया या जिहाद के नाम पर किया गया, बल्कि ये वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो डॉक्टर्स हैं जो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो क्या अब आतंकियों की टीम में अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को जोड़ा जा रहा है? क्या इन डॉक्टर्स को भी हुरों के सपने दिखाए गए, जन्नत के ख्वाब दिखाए गए थे, जिहाद के लिए तैयार किया गया था? और क्या भारत में आतंकी फैक्ट्री चल रही है? आज आपके हर सवाल का जवाब देंगे और इस पूरी घटना को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आतंकी इस फैक्ट्री के सबसे पहले उन कनेक्शन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा ब्लास्ट घूम रहा है। तो जरा इन कनेक्शन को देखिए जिनके इर्द गिर्द जांच घूम रही है और जो इसके मुख्य किरदार हैं। इसमें मसूद अजहर किस तरीके से मुख्य किरदार है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा सादिया मसूद, जो कि मसूद अजहर की बहन है और जो मोमियात संगठन को चलाती है, जिसे हम जमात उल मोमिनात कहते हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर बना है और ये उनकी आतंकी महिला ब्रिगेड है, उसका सादिया मसूद से क्या कनेक्शन है, इसके साथ साथ इस पूरे आतंकी अटैक से उसका क्या कनेक्शन है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बयान मसूद अजहर ने दिया, क्या उसी वक्त यह तय हो गया था कि वो भारत पर एक आतंकी अटैक के मंसूबे पाल रहा है? हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसी ने एक व्यापक स्तर पर उसे नाकाम किया, लेकिन दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ। और क्या इसके अंदर जैश ए मोहम्मद भी कनेक्ट है? और क्या ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ है ये मॉड्यूल अलकायदा की तरफ इशारा कर रहा है? दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसमें एनआईए के लिए सबसे बड़ी चुनौती, एटीएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं लिंक को आपस में कनेक्ट करने की है। क्योंकि जिन लिंक का हम जिक्र कर रहे हैं वो लिंक क्यों हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, अब एक एक करके इस पूरी गुत्थी को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा देखिए जांच की कड़ियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी और कैसे एक एक करके आतंकी फैक्ट्री में तैयार किए गए आतंकियों को उनके घर के अंदर से दबोचा गया। इसकी शुरुआत हुई कश्मीर से, जहां से पहला सुराग लगा। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर मिले थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि कुछ डॉक्टर आतंकियों से जुड़े हुए थे, लेकिन ये सभी आतंकी राज्य से बाहर थे। फिर इसका फरीदाबाद कनेक्शन कनेक्ट हुआ, जहां जांच हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुंची। अल फलाह अस्पताल के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गिरफ्तार किए गए और घर से 358 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। सहारनपुर के डॉक्टर आदिल मजीद और एक महिला डॉक्टर भी पकड़ी गई। इनके भी कनेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ते रहे और इसमें कनेक्शन जुड़ते जुड़ते डॉक्टर उमर नबी तक पहुंच गया, जो कि पुलवामा के कोयल गांव का रहने वाला था। और ये आतंकी डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी में शिक्षक। जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसमें बैठने वाला शख्स डॉक्टर उमर बताया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया है। हालांकि एक थ्योरी यह भी कह रही है कि दूर से किसी कार में बैठे संदिग्धों ने उस कार को ब्लास्ट किया। लेकिन क्या एक यूनिवर्सिटी आतंकी की फैक्ट्री बन रही थी?
और क्या उसी यूनिवर्सिटी से, अल फलाह यूनिवर्सिटी से, ये आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, क्योंकि ये शायद पहला ऐसा आतंकी अटैक है जिसमें जो आतंकी है वो सब डॉक्टर है, और ये दहशत का वो डॉक्टर मॉड्यूल है जिसमें एक एक आतंकी डॉक्टर है। जरा उनके बारे में भी देखिए और समझिए दहशत का डॉक्टर मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था। इसमें शुरुआत करते हैं डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ। ये जो उमर मोहम्मद है, इसी के लिए कहा जा रहा है कि ये आत्मघाती हमला इसने किया, यानी कि जो i20 कार जिसका नंबर जो प्राथमिक तौर पर सामने आया RJ26, माफ कीजिएगा HR267671, वो इसी के नाम पर, और कहा जा रहा था कि गुरुग्राम से वो कार को लेकर आया, उसके बाद 3 घंटे के लिए इसने पार्क किया और उसके बाद ये उस कार के अंदर मौजूद जिसमें हमला हुआ या जिसमें ब्लास्ट हुआ। लेकिन इसके कनेक्शन क्या है, इन कनेक्शन को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरे चेहरे को देखिए, दूसरा चेहरा डॉक्टर अदील राठर, ये यूपी से गिरफ्तार किया गया, और ये जो अदील राठर है, इसी के इंफॉर्मेशन के आधार पर डॉक्टर मुजम्मिल को अल फलाह से गिरफ्तार किया गया, और जो मुजम्मिल है उसका कनेक्शन डॉक्टर शाहीद से, और डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन उमर मोहम्मद से, और इसी शाहीन का कनेक्शन मसूद अजहर से भी है। आप इन कनेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो शाहीन शाहिद है, ये जमात उल मोमिनात की हेड और आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के गर्लफ्रेंड है। ये आतंकी मुजम्मिल जिसके पास से अमोनियम नाइट्रेट AK-47 मिली, उसकी शाहीन शाहिद गर्लफ्रेंड है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो शाहीन शाहिद है वो दरअसल उमर की सिस्टर बताई जा रही है। लेकिन सबसे खतरनाक है कि यह जमात उल मोमिनात की भारत की हेड भी बताई जा रही है, उसकी सदस्य बताई जा रही है। जमात उल मोमिनात क्या है ये आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन सज्जाद अहमद माला जो कि खुद एक डॉक्टर है, उसके कनेक्शन को भी जरा देखिए, क्योंकि पुलवामा से आत्मघाती डॉक्टर उमर के दोस्त सज्जाद को हिरासत में लिया गया। यह सीधा उमर का दोस्त है, और बताया क्या जा रहा है, बताया जा रहा है कि इससे एक दिन पहले ही इसकी शादी हुई है। आप सोचिए क्या चल रहा है इनके दिमाग में। एक दिन पहले निकाह होता है और फिर वो इतनी बड़ी घटना के अंदर गिरफ्तार होता है। उसके अलावा ये परवेज अंसारी, ये फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। इसका सहारनपुर से सीधा कनेक्शन, आदिल के साथ इसका कनेक्शन सामने आया है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। जो फिलहाल परवेज अंसारी है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है, लेकिन इन कनेक्शन को आप बखूबी समझ पा रहे होंगे कि ये जो डॉक्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये अपने पेशे की वजह से नहीं, दहशत की वजह से, एक जिहादी सोच की वजह से, शायद हुरों के सपने की वजह से, जन्नत के सपने की वजह से, भारत को रक्त रंजित करने के सपने की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट थे। और इसलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह गोला बारूद की जंग नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई थी। सहारनपुर से गिरफ्तार MD चिकित्सक डॉक्टर आदिल अहमद, फरीदाबाद का डॉक्टर मुजम्मिल शकील इलाज की आड़ में भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। गुजरात ATS ने अहमदाबाद से डॉक्टर अहमद सैयद को गिरफ्तार किया, जो घातक जहर रिकीन से बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेने पर आमादा था। 2 दिनों में एक के बाद एक हुए इन खुलासों ने देश की सुरक्षा के लगे खुफिया एजेंसियों की मानो नींद उड़ा दी है। और यह स्पष्ट संकेत है कि आतंकी संगठन अब गोला बारूद ही नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। विशेषज्ञ इसे पेशेवर युवाओं की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों और वैचारिक शून्यता को भेदने की सुनियोजित रणनीति मान रहे हैं। ऐसे युवा न केवल तकनीकी तौर पर बेहतर हैं, बल्कि वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण आसानी से लोगों की नजर में नहीं आते। अब जरा सोचिए, ये सारे के सारे डॉक्टर अपनी अपनी जगह जाकर या तो पढ़ा रहे थे बच्चों को या इलाज कर रहे थे।
अब भला कौन ऐसा सोच सकता है कि ये आतंकी होंगे? कौन ये सोच सकता है कि ये भारत को रंग रंजित करना चाहते होंगे? कौन ऐसा सोच सकता है कि ये देशद्रोही होंगे? और इसीलिए मेरठ के एडीजी भानु भास्कर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बीते कुछ सालों में आतंकी संगठनों ने अपनी भर्ती प्रक्रिया को और ज्यादा नियोजित और ज्यादा घातक किया है। वो अपने नापाक मंसूबे पूरे करने के लिए युवाओं और खासतौर पर पेशेवर्स को जोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को सिखाना और इनसे काम लेना आसान होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण आमतौर पर ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग आसान नहीं होती और सोशल प्लेटफॉर्म पर पैनी निगाह होने के कारण कई आतंकी संगठन आपस में संपर्क करने के लिए अलग अलग मैसेजिंग एप्लीकेशन और गेम्स प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करने लगे, जिन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है। तकनीक के साथ ये एक्सपर्ट्स को जोड़ रहे हैं। तो जरा ये भी देखिए कि इसके लिए कौन कौन से पेशेवर्स एक्सपर्ट्स को भर्ती किया जा रहा है और जो इनके निशाने पर है। इनमें इंजीनियर और आईटी पेशेवर हैं। ये दरअसल एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, हैकिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सुरक्षित रूप से ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान और खासतौर पर केमिस्ट्री के छात्र ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे आईईडी कहते हैं, या विस्फोटक बनाने की समझ रखते हैं, जो जैविक हथियार तैयार करने में भी मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा पढ़ा लिखा युवा जटिल योजनाओं को बेहतर तरीके से समझ और लागू कर सकता है। वो नक्शे पढ़ सकते हैं, रैकी कर सकते हैं और पकड़े जाने से बचने के तरीके सोच सकते हैं। डॉक्टर्स, शिक्षक, इंजीनियर जैसे शिक्षित जब कट्टरपंथी बातें करते हैं तो वो समाज के एक तबके को ज्यादा आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति बिना किसी बाहरी मदद के खुद इंटरनेट से सीखकर लॉन वुल्फ यानी कि अकेला हमलावर बन सकता है, जिसे पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे मुश्किल होता है और शायद उमर के केस में यही हुआ है। लेकिन जो हुआ है उसमें एक तार और जुड़ा है। जो तार जुड़ा है वो तार कैसे जुड़ा है जरा समझिए और इसके बारे में सोचिए जरा कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। क्योंकि इस चेहरे को जरा देख लीजिए, ये शाहीन शाहिद है जो कि मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है, लेकिन जो असली हकीकत है जो सामने अभी तक आई है उसके मुताबिक जमात उल मोमिनात की ये हेड है जिसको गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई है और इसका काम क्या था? भारत में महिलाओं की भर्ती, ब्रेन वॉश ऑपरेशन नेटवर्क तैयार करना। भारत में जमात उल मोमिनात की ये हेड है, जमात उल मोमिनात। तो क्या वाकई में ये वो लोग हैं जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ हैं, जो भारत से सब कुछ पाकर सब कुछ छीनने की साजिश रच रहे हैं? क्या ये वो लोग हैं जो आज भी भारत में रहकर पाकिस्तान के आतंकियों के इशारों की कठपुतली हैं? और क्या ये वो लोग हैं जो भारत में रह के लिए भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्योंकि जमात उल मोमिनात ये मसूद अजहर की महिला विंग है। वही मसूद अजहर जिसको मारने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया। उसकी किस्मत अच्छी रही कि अपने चंद आतंकी परिवार के सदस्यों के अलावा कोई और नहीं बचा, लेकिन वो बच गए और वो अभी भी भारत को दहलाने की साजिश रच रही है। तो ये जमात उल मोमिनात क्या है? दरअसल ये जैश ए मोहम्मद की महिला विंग है। जमात उल मोमिनात पाकिस्तान में आतंकी अजहर मसूद की बहन सादिया के इशारों पर चलती है और वो इसकी चीफ है। मानो आतंकवाद इस परिवार का धंधा हो जिसमें भाई बहन सब मिले हैं। शाहीन को सादिया ने ही भारत की कमान सौंपी थी। सादिया का पति यूसुफ अजहर भी जैश का प्रमुख कमांडर था और यूसुफ अजहर 1999 में कांधार हाईजैक साजिश का मास्टरमाइंड भी था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूसुफ अजहर जहन्नुम पहुंच चुका है। भारत सरकार जल्द इन बाकियों को भी जहन्नुम पहुंचा देगी और जहन्नुम के रास्ते पर ही ये सब चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं ये भी चल रहे हैं, जो जन्नत के ख्वाब पाले हुए हैं।
जो हुरों के ख्वाब पाले हुए, जो जिहाद के ख्वाब पाले हुए। लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें कई एंगल है जिनकी जांच अभी बाकी है। एक एक करके जरा उन एंगल्स को खंगालते हैं जो इस ब्लास्ट के बाद खड़े हो रहे हैं, जिनकी जांच होनी है। जरा देखिए कौन कौन से सवाल जो एनआईए के सामने अभी भी खड़े हैं। उनमें सबसे पहला सवाल, वो डॉक्टर उमर पार्किंग में 3 घंटे क्या कर रहा था? क्योंकि इस ब्लास्ट से पहले वो एक पार्किंग के अंदर था जिसमें 3 घंटे उसने बिताए। इन 3 घंटों के अंदर ही क्या उसने इस पूरे बम को असेंबल किया था? क्या इन 3 घंटों के दौरान ही उसको यह बताया गया कि कहां अटैक करना है? क्या इन 3 घंटों के दौरान ही वो पाकिस्तान से कनेक्ट हुआ? ये तमाम सवाल है। ये तमाम सवाल है कि इन 3 घंटों के दौरान ही क्या उसको किसी और से यह जानकारी मिली कि आपको कैसे फिदायीन बनना है? यह एनआईए के सामने सवाल है। दूसरा जो सवाल है वो सवाल है कि टेलीग्राम ग्रुप और अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया जिसमें तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो सब कनेक्ट थे और वो उस टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ही बातचीत कर रहे थे। और क्या यह महज इत्तेफाक है कि इनमें से ज्यादातर चेहरों का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट है? इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक की फैक्ट्री बन चुकी थी। इसके अलावा जो सवाल है वो सवाल है कि मोमिनात संगठन और अजहर मसूद का कनेक्शन क्या है? ये हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, लेकिन जो ये मोमिनात ग्रुप है, जो संगठन है जिसे अजहर मसूद की बहन चला रही है और उसके इशारे पर भारत के अंदर इस संगठन को खड़ा किया गया, आखिर उसका कनेक्शन क्या और भारत के किन स्टेट्स के अंदर यह संगठन बन चुका है और उसके साथ महिलाओं को जोड़ा जा चुका है, उनका ब्रेन वॉश करके। यही अगला सवाल कि भारत के अंदर इसके कितने स्लीपर सेल हैं जो इस वक्त जुड़ रहे हैं। और पांचवा अंतिम सवाल कि ब्लास्ट का तरीका क्या था? क्योंकि कहा जा रहा है कि इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बावजूद ना तो सड़क पर कोई गड्ढा हुआ, ना ही उसमें से कील, ब्लेड्स, नुकीली चीजें निकली। बावजूद इसके कहा जा रहा है कि जो मेट्रो स्टेशन न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बनाया गया वो इतना प्रोटेक्टेड है, उसके अंदर के अगर शीशे टूट रहे हैं जो कहा जा रहा है, तो फिर ब्लास्ट का तरीका क्या है? अमूमन इस तरीके का ब्लास्ट भारत में इससे पहले नहीं हुआ, तो क्या ब्लास्ट के लिए एक नए बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया? और क्या इसमें अलकायदा का भी कोई कनेक्शन हो सकता है? लेकिन अब जरा देखिए, 3 दिन से जो डॉक्टर नबी अंडरग्राउंड था, क्या वो भी इससे कनेक्ट रहा? दिल्ली ब्लास्ट से पहले डॉक्टर मोहम्मद उमर 3 दिन से अंडरग्राउंड था। तब से उसे पता चल चुका था कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार कर दिया है। वो गायब हो गया, मोबाइल ऑफ कर लिया गया, परिवार से भी उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले डॉक्टर मोहम्मद उमर मेट्रो स्टेशन की पार्किंग 1 में मौजूद था और उमर नबी करीब 3 घंटे तक पार्किंग में मौजूद रहा। पार्किंग में लगे सीसीटीवी से बात सामने आई, लेकिन यह सामने नहीं आया कि इस दौरान उसने किस किस से बातचीत की, किसने उसको ऑर्डर दिया और क्या वहीं पर असेंबल किया गया बम को। इसके अलावा 3 घंटे को लेकर बड़े सवाल है। जांच एजेंसी अब यह पता लग रही है कि संदिग्ध डॉक्टर उमर दोपहर 3:19 से शाम 6:22 तक क्या कर रहा था? खासकर क्या वो गाड़ी के पास रुका था, किसी से मिला था? क्या हुंडई i20 कार के संबंध में इलाके की टोह ली गई थी? क्या विस्फोट से पहले वो व्यस्त समय का इंतजार कर रहा था? जब आसपास की सड़कों पर भीड़ जमा हो, क्या तभी विस्फोट किया जाना था या किसी का इंतजार करना था जो इस अटैक के दौरान उसकी सहायता करता? वहीं टेलीग्राम ग्रुप और अल फलाह यूनिवर्सिटी के कनेक्शन को समझिए सर। दिल्ली ब्लास्ट की दूसरी थ्योरी के केंद्र में अल फलाह यूनिवर्सिटी है। फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े हैं। एजेंसियों की जांच में कई संदिग्ध डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं। पुलिस इस संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े सक्रिय और निष्क्रिय सदस्यों की संख्या की जांच कर रही है, जिसके स्लीपर सेल से जुड़े होने का अनुमान है। यह भी पता लगाने की कोशिश जारी है कि क्या उमर, मुजम्मिल या आदिल ने दिल्ली में रैकी की थी या इसके लिए किसी और पर निर्भर थे।
जानकारी यह भी सामने आ रही है कि संदिग्ध डॉक्टर्स ने टेलीग्राम पर रेडिकल डॉक्टर्स ग्रुप नाम का एक चैनल बनाया था, जो रेडिकलाइजेशन यानी कि उग्रवाद फैलाने और हमलों की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होता था। इस ग्रुप में डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य शामिल थे। इस ग्रुप पर वो आपस में कोड वर्ड्स में बातचीत करते थे। दिल्ली ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर ने इस ग्रुप के जरिए निर्देश लिए थे। जांच एजेंसियां अब इस चैनल के सभी मेंबर्स को ट्रैक कर रही है। इसके अलावा अब बात करते हैं ब्लास्ट के तरीके की, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की जांच का एक एंगल विस्फोट की प्रकृति से जुड़ा है। दिल्ली में हुए पिछले विस्फोट के उलट पुलिस को लाल किले के पास हादसे वाली जगह से ना तो कील मिली, ना कोई ब्लेड मिली, ना कोई छर्रे जैसा टुकड़ा मिला। पुलिस इस बात से हैरान है कि विस्फोट से इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। आसपास के वाहन चकनाचूर हो गए, जबकि इतने बड़े ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर कोई गड्ढा या निशान नहीं बना। हालांकि शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल के संकेत मिले थे। संभावना है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर यूज किए गए। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई सैंपल जुटाए हैं और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। और एक सवाल, एक कनेक्शन जो हर किसी को परेशान कर रहा है, वो कनेक्शन है दरअसल मोमिनात संगठन और अजहर मसूद का कनेक्शन और उसके साथ भारत के अंदर का कनेक्शन। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली धमाके में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात का नाम आया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर ने अक्टूबर 2025 में खुद इस विंग की घोषणा की थी। पाकिस्तान के इस आतंकी ने अपनी बहन सादिया को इसका हेड बनाया और सादिया ने भारत में जमात उल मोमिनात की कमान डॉक्टर शाहीन को सौंपी। शाहीन का काम भारत में महिलाओं की भर्ती, ब्रेन वॉश और नेटवर्क तैयार करना था, लेकिन अब वो एनआईए की जद में है, एटीएस की जद में है। तो क्या इस मोमिनात के जितने भी स्लीपर सेल हैं या इससे जुड़े जितने भी भारत के अंदर के देशद्रोही हैं, क्या उनको जल्द गिरफ्तार करना मुमकिन होगा? क्योंकि भारत में जमात उल मोमिनात की है डॉक्टर शाहीन अब पुलिस गिरफ्त में है। डॉक्टर शाहीन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी है, फरीदाबाद मॉड्यूल की मुख्य संदिग्ध भी है। जांच में सामने आया कि शाहीन आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के गर्लफ्रेंड है और शाहीन लगातार पाकिस्तानी हैंडलर सादिया अजहर के संपर्क में थी। शाहीन ने टेलीग्राम ग्रुप रेडिकल डॉक्टर्स ग्रुप के जरिए महिलाओं को रेडिकलाइज किया और शाहीन की कार से असॉल्ट राइफल और गोला बारूद भी बरामद हुए। जांच में शाहीन का पाकिस्तान ट्रिप और सादिया से वीडियो कॉल्स का रिकॉर्ड भी मिला है। जांच की जा रही है कि शाहीन कितने स्लीपर सेल से जुड़ी रही या कहीं कि कितनों के ब्रेन वॉश किए हैं, और यह खतरा है भारत के लिए। यकीनन भारत के लिए पाकिस्तान के अंदर पनप रहे आतंकी सपोले खतरनाक है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है भारत के अंदर रहकर पल रहे वो आतंकी सपोले जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के इशारों पर अपनी ही धरती को रक्त रंजित करने की साजिश रच रहे हैं। और ये और खतरनाक है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो जन्नत के ख्वाब, हूरों के ख्वाब, जिहाद की राह पर चलते हुए अपनों को मार रहे हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर 2 जब हो तब हो, लेकिन भारत के अंदर एक ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए जो भारत के अंदर रहकर, भारत के अंदर पल रहे इन आतंकी संगठनों से जुड़े देशद्रोहियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाले। क्योंकि देश और दिल्ली जो कल जली, वो भारत के अंदर पल रहे, भारत के ही अंदर पैदा हुए उन आतंकी सोच की वजह से जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर भारत में यह आतंक की फैक्ट्री चल रही है तो इसका नष्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
लाइट चालू